अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, बहुमत के प्रकार। इसको थोड़ा सा आप कनेक्ट करने की कोशिश करें तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट, संशोधन के प्रकार। ठीक है, संशोधन के प्रकार अलग हैं संविधान में और बहुमत के प्रकार अलग हैं। पहली बात तो टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी में हम सामान्य रूप से कह रहे थे कि टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट में 3 प्रकार से संशोधन कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली कितने आते हैं संशोधन में? 2 ही आते थे, क्योंकि जो सिंपल मेजॉरिटी से संशोधन हो रहा था उसे नहीं माना जाता है संविधान संशोधन वास्तविक रूप में। विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति, ये 2 थे, स्पेशल मेजॉरिटी और रेटिफिकेशन और कंसिडरेशन ऑफ हाफ स्टेट, ये जो आपके 2 थे यही अमेंडमेंट माने जा रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं बहुमत की। तो 4 तरीके के बहुमत होते हैं बेटा, पहले तो ये समझिए। पहला है साधारण बहुमत, तो सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा होता है पूर्ण बहुमत, ठीक है ना, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। कैसी मेजॉरिटी है? एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। तीसरा है प्रभावी बहुमत। अब पूर्ण बोले, पूर्ण ही तो प्रभावी होता है, ठीक है, लेकिन नहीं होता है ऐसा, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी। और चौथा होता है स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत कहते हैं हम इसे हिंदी में। ठीक है, समझ में आ रही है? पहले तो अगर आपसे पूछा जाए कितने प्रकार के बहुमत होते हैं तो आपको आंसर करना है सर 4 प्रकार के बहुमत होते हैं, जिनमें पहला होता है साधारण बहुमत या सिंपल मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत यानी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी कि प्रभावी बहुमत, और एक होता है स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि विशेष बहुमत। इतनी बात समझ में आ गई कि बहुमत के जो प्रकार हैं वो 4 हैं। अब ये चीज़ हमने बहुत सारी जगह पढ़ी है, हम आपकी नॉलेज टेस्ट करेंगे यहाँ पर। पहली चीज़ तो हमने आपको क्या बताया था साधारण बहुमत में, क्या थी सिंपल मेजॉरिटी? तो क्या बात की गई थी? उपस्थित एवं मत देने वालों का 50% से अधिक सिंपल, यही है। अगर हम यहाँ देखें तो जितने लोग उपस्थित हैं और वोट कर रहे हैं उनका 50% से ज़्यादा जैसे ही होगा ये हो जाएगा साधारण बहुमत। तो सिंपल मेजॉरिटी में बेटा क्या है? इट मीन्स अ मेजॉरिटी ऑफ मोर देन 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट ऑन अ पर्टिकुलर डे एंड वोटिंग ऑन एनी बिल। मतलब वो उपस्थित भी हों जब किसी विधेयक पर चर्चा हो रही है और उपस्थित होने के साथ साथ वो मतदान भी करें। ठीक है, तो समझ में आ रही है आपको? तो किसी विशेष दिन उपस्थित, ठीक है, और मतदान करने वाले 50% से अधिक सदस्यों का जो बहुमत है वो साधारण बहुमत होता है। और आप अच्छे से जानते हैं क्लास मॉनिटर जब बनते थे तो क्या होता था। अब ऐसे नहीं कि सब कल इलेक्शन है तो सबको कंपलसरी होता था आना, नहीं आते थे बच्चे। फिर जितने भी बच्चे होते थे उनमें क्या करते थे, देखते थे कि भैया हाँ आधे से अधिक जहाँ भी जिसके फेवर में है वो मॉनिटर बन जाता था। तो यहाँ साधारण बहुमत में आपको याद रखना है तो 50% से अधिक है और उपस्थित एवं मत देने वालों का है। क्लियर है? ठीक, अब इनमें किन किन जगह हम उपयोग करते हैं? तो विल्स एंड मोशंस दैट कैन बी पास्ड थ्रू सिंपल मेजॉरिटी। वित्तीय आपातकाल की घोषणा, याद करिए आप अच्छे से। फाइनेंशियल इमरजेंसी को डिक्लेयर करना है तो क्या करेंगे? साधारण बहुमत से हो जाएगा। ठीक है। लोकसभा में अपोजिशन पार्टी अविश्वास प्रस्ताव लाती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाती है, ये भी सिंपल मेजॉरिटी से। उस दिन उपस्थित एवं मत देने वालों का 50% से अधिक। और अगर मेजॉरिटी पार्टी सत्ताधारी दल कॉन्फिडेंस मोशन लाती है तो भी ये किससे होगा? साधारण बहुमत से ही होगा। ठीक है, समझ में आ रही है? सभी साधारण विधेयक जितने भी ऑर्डिनरी बिल होते हैं, अब ऑर्डिनरी नाम में ही है साधारण विधेयक, तो किससे पारित होंगे? साधारण बहुमत से। तो ऑर्डिनरी बिल जो हैं वो सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं। फिर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद,
वोट ऑफ थैंक्स ऑन प्रेसिडेंट एड्रेस। तो जब राष्ट्रपति एड्रेस देते हैं, राष्ट्रपति अपना अभिभाषण देते हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियां बताते हैं, तो उसके बाद जो धन्यवाद प्रस्ताव आता है वो भी कैसे बहुमत से पारित होना चाहिए? सिंपल मेजॉरिटी से। निंदा प्रस्ताव, सरकार की निंदा करनी है तो सेंसर मोशन भी साधारण बहुमत से होता है। इसके अलावा धन विधेयक, मनी बिल भी सिंपल मेजॉरिटी से होता है। फाइनेंस बिल यानी वित्तीय विधेयक भी सिंपल मेजॉरिटी से होता है। अच्छे से ध्यान रखना। और इलेक्शन ऑफ स्पीकर, तो जो भी अध्यक्ष होते हैं उनका चुनाव भी साधारण बहुमत से होता है। ठीक है, समझ में आ रही है? और किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा, ये भी साधारण बहुमत से होती है। याद है अच्छे से ये बात? जबकि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, ठीक है, समझ गए आप? इंटेलिजेंट हो गए आप लोग। तो समझ में आई? साधारण में 50%, मोर देन 50%, क्योंकि 50 पे तो ड्रॉ हो जाएगी बात, तो मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, उपस्थित एवं मत देने वालों का 50% से अधिक होगा तो ये साधारण विधेयक होगा। उस पर भी होगा तो साधारण बहुमत से जो पारित होंगे। अगर आप देखो विश्वास प्रस्ताव, कॉन्फिडेंस, अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर हम बात करें सबसे पहले आपातकाल में, तो कौन सा आपातकाल? वित्तीय आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, ये भी किससे? साधारण बहुमत से ही होते हैं। इनको आपको बढ़िया से ध्यान रखना है। ठीक, तो ये हो गया। साधारण विधेयक तो होंगे ही, राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, निंदा प्रस्ताव होगा, धन विधेयक होगा, वित्त विधेयक होगा। ये सब आपके किससे हो रहे हैं? और अगर जो अध्यक्ष है या स्पीकर है, इलेक्शन ऑफ स्पीकर मतलब जैसे लोकसभा का अध्यक्ष, विधानसभा का अध्यक्ष, इनका अगर चुनाव होगा तो किस मेजॉरिटी से जीतेंगे? ये साधारण बहुमत की मेजॉरिटी है, सिंपल मेजॉरिटी से ही ये जीतते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा एक एक करके, क्योंकि पीछे जाओगे तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, इसलिए साधारण बहुमत समझ में आया। तो उपस्थित एवं मत देने वालों का 50% से अधिक होगा, मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये आपके साधारण विधेयक के अंतर्गत आते हैं। तो जितने साधारण विधेयक या ऑर्डिनरी बिल हैं वो सब सिंपल मेजॉरिटी से ही पास होते हैं। इसके बाद हम आते हैं एब्सोल्यूट पर। ठीक है, अभी इफेक्टिव पे कुछ मत सोचिए कि एब्सोल्यूट और इफेक्टिव में क्या है। तो एब्सोल्यूट की बात करते हैं, ये है पूर्ण बहुमत। शब्दों पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इट मीन्स मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सदन की जो कुल क्षमता है, कुल संख्या जो है, उसका 50% से अधिक। समझ में आ रही है? अब दोनों में अंतर समझ में आ रहा है आपको? साधारण बहुमत में भी 50% से अधिक था, लेकिन वहां क्या चीज थी? प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित और मत देने वाले। यहां नहीं, यहां क्या कह रहे हैं? इट मीन्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सदन की जो कुल संख्या है, कुल क्षमता जो है, उसका 50% से अधिक। अगर आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से किसी चीज को लाना चाहेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि नहीं नहीं 543 थे, 500 उपस्थित हैं और भैया 500 में से 50% 250 हो गया और 251 का हुआ तो इस तरीके से हो जाएगा। तो ये साधारण बहुमत में जाएगा। अब चूंकि अगर हम देखें कि हमारे यहाँ आज की डेट में 543 है, पहले ये 545 थे, तो इनका 50% निकालेंगे तो 50% कितना होगा? 272। लेकिन 272 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि इससे अधिक चाहिए आपको। तो इससे अधिक चाहिए मतलब 273, तो वो घूम फिर के वही बात पहुंच जाती है जहां पहले पहुंचा करती थी। तो अब यहाँ पर 50% से अधिक है, लेकिन उपस्थित एवं मत देने वालों का नहीं है, टोटल स्ट्रेंथ का 50% से अधिक। तो ये क्या होता है? ये लिंक चली गई, एब्सोल्यूट होता है।
जो पूरा हो। पूर्ण का मतलब क्या? पूर्ण मतलब पूरा, एक तरीके से ये समझ लो पूरे से काउंट करेंगे हम इसे, ठीक है। तो कौन सी स्ट्रेंथ है यहाँ पर? टोटल स्ट्रेंथ का 50% से अधिक। तो याद रखिएगा मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, पूरे सदन की जो कुल संख्या है उसका 50% से अधिक, ठीक है। तो ये पूर्ण बहुमत होगा, यहाँ उपस्थित एवं मत देने वालों का नहीं। आप जानते हैं कि केंद्र और राज्य की सरकारों के गठन के लिए आप हमेशा किसकी बात करते हैं? देखो याद रखना, इसी को बोलते हैं जादुई नंबर। पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, कभी भी टपक जाएगी। तो कैसी सरकार चाहिए? ठीक है। अब देखो ऐसे समझो इसको, मैं आपको मध्य प्रदेश से कनेक्ट करता हूं तो और अच्छे से आप समझ पाएंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा में कितने सदस्य? 230। यहां पूर्ण बहुमत क्या होगा? 115? नहीं हो सकता 115, क्योंकि 115 तो टाई हो जाएगा। 116 या 117? तो 116, 50% से अधिक क्या होगा? 116 होगा। तो 116 जो है वो आपका यहाँ पर पूर्ण बहुमत हो जाएगा। अगर 116 सीटें मिल गई किसी पार्टी को तो वो सरकार बना लेगी, पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेगी, ठीक है। तो कुल संख्या का 50% से अधिक, ठीक, ये होता है पूर्ण। पूर्ण कुल पूर्ण ही होता है कुल हमेशा। तो समझ में आ रहा है? तो मोर देन 50% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, ठीक है। केंद्र में भी देखें तो जो भी कुल संख्या है उसका 50% से अधिक होगा तो सरकार बन जाएगी। क्लियर हो गई आपको? इसके बिना अगर बात करेंगे तो सरकार डंबाडोल होती है, क्योंकि 4 विधायक ने जो समर्थन दे रखा होता है वो कहते हैं नहीं नहीं हम जा रहे हैं, मैं मंत्री बनाऊं, और दूसरे के पास चले गए तो आपकी कम हो गया तो वो दूसरा बहुमत में आ गया। समझ में आ रही ना बात? 18 में क्या हुआ था? यही था कहानी। अब पूर्ण क्लियर हुआ, अब आते हैं प्रभावी पर, इफेक्टिव। तो इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब समझिए, इट मीन्स मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। वहां क्या था? मोर देन 50% टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, कुल संख्या का 50% से अधिक। यहां क्या कह रहे हैं? मोर देन 50% इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। तो 50% से अधिक तो है, लेकिन प्रभावी संख्या का 50% से अधिक। अब पहले प्रश्न उठेगा कि प्रभावी संख्या क्या है? समझ में आ रही ना कि भाई इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती क्या है? तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ में आपको ध्यान रखना है कि टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। कुल संख्या है 230। देखो आप बार बार आप जो सरल समझ सको बस वही एग्जाम्पल लो। मैं लोकसभा का इस बार एग्जाम्पल पता है क्यों नहीं ले रहा हूं? क्योंकि वो 543, 545, 550, उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं। 552, जैसे क्या स्थिति थी लोकसभा की? पहले अधिकतम सदस्य 552 होते थे, 2 सदस्य एंग्लो इंडियन होते थे, ठीक है। फिर इस तरीके से 550 बचे एंग्लो इंडियन को हटा के। अब 550 में से अभी वर्तमान संख्या होती थी पहले 545, लेकिन 2 एंग्लो इंडियन हट गए, तो उस तरीके से वर्तमान संख्या कितनी है लोकसभा की? 543। तो वो बहुत पेंच है, कई बार आप उसी में उलझ के रह जाते हैं, उत्तर में नहीं आ पाते हैं। तो भैया मोदी जी को देखने दो, वो बहुमत अपन उसको छोड़ते हैं, हम आ जाते हैं मध्य प्रदेश पर, क्योंकि इजी वे में आप समझ सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की विधानसभा में कुल संख्या 230, ठीक है। तो यहां पूर्ण बहुमत क्या? कुल संख्या का 50% से अधिक। अब आधी गर्दन तो लाओगे नहीं एक विधायक की कि भैया 115 प्लस 1 की गर्दन, ऐसा तो होगा नहीं, एक ही व्यक्ति चाहिए ना पूरा, एक एमएलए। तो यहाँ पर हो गया 50% से अधिक, ये मतलब 116 में हम पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेंगे। तीसरी प्रभावी बहुमत। तो यहाँ पर प्रभावी बहुमत में क्या है? तो मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, ठीक है। प्रभावी संख्या का 50% से अधिक
अब ये प्रभावी संख्या है क्या? तो प्रभावी संख्या या इफेक्टिव स्ट्रेंथ जो है टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज। एग्जाम्पल बताता जाऊं तो थोड़ा सा और आपको आसान होगा। मध्य प्रदेश की विधानसभा की टोटल स्ट्रेंथ 230 है। अब इसमें से 10 विधायक नहीं है, तो प्रभावी क्या बची? प्रभावी कितनी हुई? 220 हुई। तो ये जो प्रभावी बहुमत है, कुल बहुमत में से जब रिक्तियों को हटा देते हैं तो बचता है आपका क्या? प्रभावी। समझिएगा अच्छे से। तो कुल संख्या में से रिक्तियां हटाई तो ये बची इफेक्टिव स्ट्रेंथ या प्रभावी बहुमत, प्रभावी संख्या। तो अब हम अगर 10 हटा देंगे तो 220 जो विधायक बचे ये क्या हैं? ये इफेक्टिव स्ट्रेंथ है। कैसी स्ट्रेंथ है ये प्रभावी संख्या है। मान लो 2 की डेथ हो गई, 2 ने इस्तीफा दे दिया, 6 ने कहा मुझे नहीं रहना विधायक, तो इस तरीके से 10 हो गए। अब 10 नहीं है तो अब देखना समझना, अगर पूर्ण बहुमत की बात करेंगे तो 230 से होगी कहानी। शुरू में सरकार बनाने में सरकार बनी, किसकी डेथ हो गई, किसी ने इस्तीफा दे दिया, वो अलग कहानी है। तो अब जब हम इफेक्टिव स्ट्रेंथ निकालेंगे तो क्या करेंगे? टोटल स्ट्रेंथ में से हम वैकेंसीज जो हैं उनको माइनस कर देंगे, तो उस स्थिति में इफेक्टिव स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। क्लियर है? प्रभावी संख्या कम होगी। अब इनका उपयोग कहाँ करते हैं इस मेजॉरिटी का? रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इन राज्यसभा। राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है उसमें इफेक्टिव मेजॉरिटी काम आती है। देखो फिर से समझाओ, राज्यसभा में कितने सदस्य हैं? अधिकतम। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 250। वर्तमान में कितने हैं राज्यसभा में? 245। तो ये क्या है 245? ये है इसकी टोटल स्ट्रेंथ। बहुत बढ़िया। ये है कुल संख्या। अब जिस दिन उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव आया, ठीक है, उससे पहले मान लो राज्यसभा की कुछ सीटें खाली थी, 5 सीटें खाली थी, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी बचेगी? 5 माइनस हो जाएंगी ना वैकेंसीज, तो 240। तो अब इस 240 का 50% से अधिक होगा, तो मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। क्लियर है? पक्का? तो उपराष्ट्रपति को हटाएंगे। अब देखो मजेदार है, अगर प्रश्न अच्छा बने, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाते हैं? पहला ऑप्शन साधारण बहुमत लगा देगी जनता, क्योंकि लोग सोचते हैं उपस्थित एवं मत देने वालों का है ही और 50% से अधिक है ही, बोले हटा दो उपराष्ट्रपति जी को। लेकिन उपराष्ट्रपति जी को हटाते किस मेजॉरिटी से? इफेक्टिव मेजॉरिटी या प्रभावी बहुमत से। ठीक है। फिर है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों को हटाने का प्रस्ताव। तो जो भी स्पीकर हैं और डिप्टी स्पीकर हैं लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के जो डिप्टी स्पीकर और स्पीकर हैं, उनकी रिमूवल प्रोसेस भी किससे हो रही है? इफेक्टिव मेजॉरिटी या प्रभावी बहुमत से हो रही है। इसके अलावा हम देखें द रिमूवल ऑफ डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव भी इसी से आ रहा है। आप बहुत सरल कर दूं मैं इसे, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। उपराष्ट्रपति जी कौन है भाई? वाइस प्रेसिडेंट। तो ये होते हैं चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो ये राज्यसभा के, और बोलें थोड़ा अच्छा बोलें तो एक्स ऑफिसियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति, है ना। ठीक, आप इन्हें उपराष्ट्रपति ना मान के राज्यसभा के सभापति मान लो। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि प्रभावी बहुमत से किन किन के लिए संबंधित होता है, तो आप तो सीधा बोल देना कि भैया लोकसभा और राज्यसभा, राज्य की विधानसभा, इनके अध्यक्ष, इनके उपाध्यक्ष, इनके सभापति, इनके उपसभापति,
इनको हटाने की जो प्रक्रिया है वो प्रभावी बहुमत से होती है। बात समझ में आई? बहुत सिंपल सा है। अब उपराष्ट्रपति तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, तो चेयरमैन हो गए और डिप्टी चेयरमैन ये हो गए नीचे उपसभापति, तो ये हो गया, ये यहाँ लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए और राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए। तो ये किस मेजॉरिटी से इन्हें हटाते हैं? ये अच्छा प्रश्न है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्चुअल। अगर ध्यान नहीं दिया तो गलत कर देगा कोई इसे। तो इसे हटाते हैं इफेक्टिव मेजॉरिटी या प्रभावी बहुमत से। क्लियर? इसके बाद जो चौथा आता है वो है विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। अब फिर से समझो विशेष बहुमत क्या था। तो एनी मेजॉरिटी अदर देन सिंपल, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव मेजॉरिटी। ये बहुत सरल आंसर है। एनी मेजॉरिटी अदर देन सिंपल, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव मेजॉरिटी इज कॉल्ड द स्पेशल मेजॉरिटी। मतलब साधारण बहुमत, पूर्ण बहुमत और प्रभावी बहुमत के अलावा जो अन्य बहुमत होगा वो क्या होगा? विशेष बहुमत होगा। तो उसने ये सब कह दिया कि भैया पहले आपको ये पता हो कि सिंपल क्या है, फिर आपको ये पता हो कि एब्सोल्यूट क्या है, फिर आपको ये पता हो कि इफेक्टिव क्या है। पहले तो सिंपल, एब्सोल्यूट और इफेक्टिव में क्लियर है, साधारण, पूर्ण और प्रभावी। अब विशेष बहुमत पर बात करते हैं। तो बेटा विशेष बहुमत में आपको ध्यान रखना है कि इनके कुछ कैटेगरीज हैं। ठीक है, तो पहली आती है बात स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 249। 249 आप पूछ सकते हैं, मन है मेरा पूछने का। अभी पढ़ा आपने 2-3 दिन पहले। क्या पढ़ा था 249 में मैडम? अरे बता दो, आर्टिकल 249 में क्या था? अच्छा 253 में क्या था? अच्छा 252 में क्या था? अच्छा 250 में क्या था? भूल गए? 249 में मैंने कहा था कि अगर किसी राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाना है तो प्रक्रिया कहाँ से शुरू होगी? राज्यसभा से शुरू होगी। याद आ रहा है अब कुछ? थोड़ा बहुत याद आ रहा है? और नहीं ऐसे याद आ रहा हो तो मैं बता दूं, संघ राज्य संबंध, सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो हमने पढ़े थे, आपके पास प्रिंट में भी होंगे ये तो संभव था, तो उनको अच्छे से देख लीजिए। उनको सजा के क्या लाइब्रेरी में रखवाना है कहीं? ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी एज अंडर आर्टिकल 249, यहाँ पर क्या बात की जाए? इट मीन्स अ मेजॉरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। It is needed under Article 249 to enable the Parliament to legislate on any subject in the state list. अनुच्छेद 249 के तहत विशेष बहुमत का मतलब है कि उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत से कम नहीं हो और संसद को राज्य सूची में किसी भी विषय पर कानून बनाने के लिए सक्षम बनाने के लिए कौन सी बहुमत से चाहिए? ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए अगर आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना है तो। ठीक है, समझ में आ रही है बात? चलो, इसके बाद अंडर आर्टिकल 312 टू क्रिएट अ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा भी शुरू करनी है, ये भी कहाँ से शुरू हो रहा था? याद करो आप अच्छे से। ये भी राज्यसभा का विशेषाधिकार था। यहाँ भी उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत ही चाहिए होगा। बहुत सारे पेंच हैं, अच्छे समझते जाना। जहाँ लगे कि गड़बड़ हो रही है सुन लेना बढ़िया से। तो हम बात कर रहे हैं स्पेशल मेजॉरिटी की, और स्पेशल मेजॉरिटी में पहला केस क्या है? आर्टिकल 249 और आर्टिकल 312 का केस है, जिसमें उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत चाहिए विशेष बहुमत में। इतनी बात हो गई। अब आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368। ये आप पढ़ चुके हैं क्या?
अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत। अब यहां क्या था भाई? संविधान संशोधन। लेकिन ये किस तरीके का था, पूछने की इच्छा है मेरी बहुत। चलो पहले तो इतना समझ लो, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन पार्लियामेंट, संसद में संविधान संशोधन विधेयक, रिजोल्यूशन रिमूवल ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और सीएजी, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और सीएजी को जो हटाने का प्रस्ताव है उसके लिए भी यही चाहिए, ठीक है। फिर फॉर अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की मंजूरी के लिए, और फिर रिजोल्यूशन इन स्टेट असेंबली टू क्रिएट और एबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, राज्य में विधान परिषद बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा में संकल्प। ये देखो समझो, ये दूसरी कैटेगरी है जो स्पेशल मेजॉरिटी एज अंडर आर्टिकल 368 के अंतर्गत आती है। ये भी विशेष बहुमत की है, और इसमें क्या है, संसद में संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सीएजी को हटाने का संकल्प, इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल की मंजूरी के लिए, और इसके अलावा राज्य में विधान परिषद बनानी है या समाप्त करनी है, इसके लिए विधानसभा में संकल्प, ठीक है ना। तो रिजोल्यूशन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली टू क्रिएट और एबोलिश लेजिस्लेटिव काउंसिल इन स्टेट, ये सब कैसे वाले हैं, आर्टिकल 368 की कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? अब तीसरे टाइप की बात करते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी। तो स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61, विशेष बहुमत यहां भी है, लेकिन 61 का विशेष बहुमत अलग है, ठीक है। तो नीडेड फॉर द रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आप जानते हैं कि आर्टिकल 61 जो है वो क्या है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द टफेस्ट काइंड ऑफ मेजॉरिटी गिवन अंडर Indian Constitution. It requires a majority of 2/3 of total membership of the House. क्या बात की जा रही है यहाँ पर, this is the toughest kind of majority given under Indian Constitution. It requires a majority of 2/3 of the total membership of the House. तो सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए होता है यहाँ, उपस्थित एवं मत देने वाले नहीं है राष्ट्रपति जी में, ठीक है। इसके अलावा चौथी कंडीशन पे आते हैं, तो तीसरी में क्या है, 61 वाला है जिसकी, ठीक है, और चौथी विशेष बहुमत की सब कैटेगरी चल रही है। ये स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 एंड 50% स्टेट्स रेटिफिकेशन बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। याद आ रहा है तीसरे तरीके का संशोधन जो था कि आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग, तो इसमें क्या था, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति थी, याद है। तो स्पेशल मेजॉरिटी अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 एंड 50% स्टेट रेटिफिकेशन बाय अ सिंपल मेजॉरिटी। तो यहाँ पर जो भी फेडरल फीचर वाले अमेंडमेंट थे, अमेंडमेंट रिलेटेड टू फेडरल फीचर, संघीय लक्षणों वाले जो संशोधन है, मैंने जीएसटी में अच्छे से आपको ये चीज़ बताई थी कि ये किसके अंतर्गत आएंगे, ये आपकी इस कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ये है आपकी कहानी बहुमत के प्रकार की, और मुझे अच्छे से पता है कि विशेष बहुमत आपको समझ में थोड़ा आया। अच्छा चलो बधाई हो, फिर से शुरू करते हैं। तो देखिए विशेष बहुमत, पहले तो आपको शुरू से शुरू करें। साधारण बहुमत, उपस्थित एवं मत देने वालों का 50% से अधिक, मोर देन 50% प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक, एक। दूसरा था पूर्ण बहुमत, एब्सोल्यूट, तो सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक, ठीक है। तो यहाँ पूर्ण बहुमत से बनती हैं सरकारें,
तो मध्य प्रदेश विधानसभा में पूर्ण बहुमत की बात करेंगे, 230 सीट्स थी तो उनका 50% हो गया 115 और पूर्ण बहुमत हो गया 116, 50% से अधिक हो गया। फिर आई इफेक्टिव मेजॉरिटी, प्रभावी बहुमत पर। तो प्रभावी बहुमत में क्या है, तो मोर देन 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, जो प्रभावी संख्या है उसका 50% से अधिक। अब मुद्दा आता है कि इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ इक्वल टू क्या होता है, टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी। तो उस सदन की जो कुल संख्या है उसमें से अगर हम जो रिक्तियां हैं, वैकेंसीज हैं, उन्हें माइनस कर देंगे तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ बचेगी, और इस इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50% से अधिक जब होगा तो ये क्या होगा, प्रभावी बहुमत होगा। एग्जाम्पल बता दो। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, इनके लिए कौन सी मेजॉरिटी चाहिए, इफेक्टिव मेजॉरिटी या प्रभावी बहुमत चाहिए इन्हें हटाने के लिए। सबको बढ़िया अच्छा लगा, मजा आ गया होगा। अब आता है बेमजा वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो स्पेशल मेजॉरिटी या विशेष बहुमत, तो विशेष बहुमत की कैटेगरीज अलग अलग की गई हैं। हम उल्टा चलते हैं। विशेष बहुमत की एक चौथी कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में बेटा स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में 50% स्टेट की रेटिफिकेशन चाहिए थी। याद है आपको ये बात अच्छे से? तो जो संघीय लक्षण वाले जितने भी थी चीज़ें, वो सब इसी संशोधन से, इसी मेजॉरिटी से पास हो रही थी। जैसे जीएसटी इसी से आया था। तो यहाँ क्या हो गया, स्पेशल मेजॉरिटी भी है और क्या है, सिंपल मेजॉरिटी किसकी, 50% स्टेट की है। तो ये दो दो तरीके से पास होगा ये, तब ये मेजॉरिटी आ पाएगी। फिर हम इसके पहले आए सी पर, तो सी में भी स्पेशल मेजॉरिटी है, लेकिन ये आर्टिकल 61 की है। इसमें क्या है, उपस्थित एवं मत देने वालों का नहीं है, सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए। तो देखो, नीडेड फॉर रिमूवल और इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, toughest kind of majority given under Indian Constitution, majority of 2/3 of the total membership of the house, सदन की कुल संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए भाई। यहाँ पर आर्टिकल 61 में है ये भी विशेष बहुमत, लेकिन ये अलग हो गया, ठीक। फिर हम आ जाते हैं आर्टिकल 3, इसमें सॉरी, स्पेशल मेजॉरिटी एज अंडर आर्टिकल 368। तो 368 के अंतर्गत जो विशेष बहुमत है उसमें क्या, एक तो संविधान संशोधन के जो विधेयक है संसद में वो, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज और सीएजी को हटाने का जो प्रस्ताव है वो स्पेशल मेजॉरिटी के साथ में अंडर आर्टिकल 368 जैसा होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये हुई बात। फिर इसके बाद में हम आए पहले प्रकार की मेजॉरिटी स्पेशल में। तो स्पेशल मेजॉरिटी तो है, लेकिन आर्टिकल 249 और 312 के अकॉर्डिंग है ये। और 249 में क्या है, मेजॉरिटी कैसी होगी, उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत। राष्ट्रपति में क्या थी, कुल संख्या का 2/3। यहाँ क्या है, उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3। ठीक है, समझ में आ रही ना बात आपको? तो यहाँ पर 249 में और 312 में ये चीज़ होती है, अगर यहाँ पर कानून बनाना है, मतलब नई अखिल भारतीय सेवा शुरू करनी है, तो भी क्या होगा ये, तो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित एवं मत देने वालों का कम से कम 2/3, इससे कम नहीं चाहिए। ठीक है, ये हो गया 249 और 312 का केस, पहला वाला। और स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 वाला संविधान संशोधन संसद में, और दूसरा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज और सीएजी के हटाने की प्रक्रिया। और तीसरी कंडीशन अगर हम यही देखें तो यहाँ पर अप्रूवल ऑफ नेशनल इमरजेंसी, और राज्य में अगर कोई विधानसभा है, विधान परिषद बनाना चाहती है लेजिस्लेटिव काउंसिल, या उसे समाप्त करना चाहती है, तो उसका भी प्रस्ताव किससे आएगा बेटा, यही आपके
कौन से वाले से? 368 में जैसे चलता है वैसे ही यहाँ पर चलेगा। और इसके बाद तीसरी कंडीशन में 2/3 मेजॉरिटी थी टोटल स्ट्रेंथ की, प्रेसिडेंट वाला। और इसके बाद चौथे केस को आप पहले से पढ़ चुके हैं। अब पूछिए कि क्या डाउट है, बोलिए जल्दी से, मतलब चलेगा नहीं ऐसे काम, पूछना पड़ेगा, पूछिए आप अच्छे से। अब देखो मैं आपको बैक क्लास में ले जाता हूँ, आप तो पूछ नहीं रहे, मैं ही पूछता हूँ। अब याद करो मैंने आपको विशेष बहुमत पढ़ाया था, ठीक है। विशेष बहुमत से क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो रहा था, तो उस विशेष बहुमत में क्या हो रहा था? विशेष बहुमत में कैसी मेजॉरिटी थी वहाँ? आप गलत जगह जा रहे हैं, मैं पूछ कुछ और रहा हूँ, आप बता कुछ और रहे हैं। ठीक है, देखो आपको मैंने विशेष बहुमत की दो कंडीशंस बताई हैं, एक सीधा विशेष बहुमत से स्पेशल मेजॉरिटी से, और एक क्या था स्पेशल मेजॉरिटी एंड रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट, दो कंडीशन थी। तो हम बात कर रहे हैं स्पेशल मेजॉरिटी की। बहुत बढ़िया आंसर किया आपने बेटा। तो जो स्पेशल मेजॉरिटी थी उसमें दो कंडीशन स्पेशल में थी, क्या क्या थी? एक था मेजॉरिटी ऑफ हाउस और दूसरी क्या थी? उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत। ये दो कंडीशंस वहाँ लागू हो रही थी। एक मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, जैसे फिर से मैं यहीं आ जाऊं कि मेजॉरिटी ऑफ द हाउस क्या है, तो जो कुल संख्या है उसका 50% से ज़्यादा होगी, वो तो बहुमत तो तभी होगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या थी? 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग, उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तब जाके ये विशेष बहुमत होगा, और किसके अकॉर्डिंग? अंडर आर्टिकल 368 में। तो इनमें आपको ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन संसद में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और सीओजी को हटाने के लिए भी यही सेम मेजॉरिटी, और इसके अलावा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करना है तब भी यही सेम मेजॉरिटी। और इसके अलावा अगर राज्यों में, अब देखो यहाँ समझ लो, यहाँ से आप समझ सकते हो, मध्य प्रदेश में अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी है, ठीक है, तो उसको बनाने का जो प्रस्ताव आएगा मध्य प्रदेश विधानसभा में वो स्पेशल मेजॉरिटी से आएगा। और वो स्पेशल मेजॉरिटी कैसी होगी? पहली कंडीशन होगी उसकी सदन का बहुमत। तो सदन 230 है, उनका बहुमत यानी 115 से ज़्यादा होगा कि नहीं, तो 116 हो जाएगा। आप चाहे कैसी कर लो, मैं घूम फिर के बोलूँगा वही, अगर गलत भी बोल जाऊँगा ना तो भी सही कर लूँगा उसे, क्योंकि रुक जाता हूँ वहीं पे, ठीक है। तो क्या 115 जैसे मैंने बोला, तो क्या किया उसको 115 से ज़्यादा। आपको ये आदत में आनी चाहिए, इंटरव्यू के समय ये हैबिट आपको बहुत काम करेगी। हम जैसे बोलते हैं ना कि निर्णय कुछ भी हो सही साबित कर लो, बस वही सही निर्णय है। कौन बोलता था ऐसा? कोई बोलता था? बाद में बुलवाएंगे। चलो, तो ये हो गया पहली कंडीशन। तो अगर मध्य प्रदेश में विधान परिषद बननी है तो पहला तो हो गया सदन का बहुमत, मेजॉरिटी ऑफ द हाउस, तो 50% से अधिक होगी, यानी 116 मेंबर्स सहमत हो गए। अब दूसरी कंडीशन है उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत, तो 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अब उस दिन मान लो 230 में से 200 ही सदस्य थे, 200 थे, तो उन 200 का क्या चाहिए हमें? 2/3 मेजॉरिटी और चाहिए। तो कितनी हुई 200 की? 2/3 बता दो क्या? 2/3 कैसे कर रहे हो? ऐसा मैथ मेरा खराब नहीं है भाई साहब, ऐसे मत बताना हमको आप। 133, ठीक है। तो अभी देखो आप सदन के बहुमत में 116 चाहिए थे आपको, 116, लेकिन दूसरी कंडीशन में 2/3 कितना? 133। तो ये जब दोनों तरीके से पास होगा तब लेजिस्लेटिव काउंसिल बनेगी, और अभी भी ये संसद में जाएगी ये तो अभी, और संसद में ये सिंपल मेजॉरिटी से बनेगी, जबकि राज्य में ये स्पेशल मेजॉरिटी से बन रही है। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आ गई यहाँ पर? तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है।
अब देखो ऐसे समझो आप अच्छे से, जब हम सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज को हटाते हैं तो उस हटाने में जो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है वो क्या होती है? एक कंडीशन होती है सदन का बहुमत वाली और दूसरी कंडीशन होती है उपस्थित एवं मत देने वालों की 2/3 बहुमत वाली, और उससे पहले एक कंडीशन होती है कि अगर ये लोकसभा में आता है तो कितने सदस्य? 100 सदस्य, और अगर ये राज्यसभा में आता है प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को हटाने के लिए तो शुरू में ही 50 सदस्य से प्रस्ताव शुरू होता है, फिर जांच होती है, फिर जाता है और फिर विशेष बहुमत से दोनों सदनों में पारित होगा। अब थोड़ा समझ में आया कि यहाँ वाली कंडीशन में 2 कंडीशंस हैं, जबकि आप जब इसकी बात कर रहे थे 249 और 312 की, यहाँ सिर्फ एक ही बात थी, उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत, 2/3 मेजॉरिटी प्रेजेंट एंड वोटिंग। मतलब अगर राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है तो राज्यसभा में जब ये प्रस्ताव आएगा तो ये 2/3 मेजॉरिटी होगी उपस्थित एवं मत देने वालों की। इसी तरीके से जब राज्यसभा में कोई, जैसे 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, IAS, IPS, IFS, चौथी ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए अगर प्रस्ताव आएगा तो राज्यसभा में 2/3 मेजॉरिटी होगी, लेकिन उपस्थित एवं मत देने वालों की। यहाँ ऐसी नहीं होगी मेजॉरिटी ऑफ द हाउस एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये कंडीशन नहीं है, सिर्फ क्या है? उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? तो ये आपकी 249 और 312 की मेजॉरिटी है, जबकि स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 में 2 कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो यहाँ संविधान संशोधन विधेयक, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और CAG को हटाना, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा और राज्य में विधान परिषद के लिए जो प्रस्ताव आएगा, ये सब आर्टिकल 368 में जैसी मेजॉरिटी चाहिए वैसी मेजॉरिटी से यहाँ ये चीज़ें आती हैं। इसके अलावा स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 61 में यहाँ उपस्थित एवं मत देने वालों का नहीं है, कुल संख्या का 2/3। तो कुल संख्या का 2/3 आप जानते हैं उपस्थित एवं मत देने वालों के 2/3 से ज़्यादा होगा, स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि कुल का 2/3 ज़्यादा है या उस समय जो उपस्थित और मत देने वाले होंगे, कुछ अनुपस्थित होंगे तो उनका 2/3 कम हो जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा टफ प्रोसेस मानी जाती है। और चौथा जो था यहाँ D, तो स्पेशल मतलब वही तीसरे प्रकार का संविधान संशोधन, जहाँ स्पेशल मेजॉरिटी अंडर आर्टिकल 368 के साथ में 50% जो स्टेट्स हैं उनका रेटिफिकेशन भी चाहिए था, जैसे GST लाने के लिए। तो ये हो जाती है आपकी मेजॉरिटी के टाइप्स। आपको मैं एक बहुत बढ़िया बात बताता हूँ, तो आपको मैंने बताया कि स्पेशल मेजॉरिटी में जो कंडीशंस हैं, एक तो है आर्टिकल 249 वाली और 312 वाली, ये एक जैसी चलती हैं। और आर्टिकल 249 और 312 में क्या है? उपस्थित एवं मत देने वालों का 2/3 बहुमत, कम से कम 2/3 बहुमत या 2/3 मेजॉरिटी चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग वालों की। ठीक है, तो 249 में संसद जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके, और कितने समय के लिए बनता है ये? एक बार में 1 साल के लिए। और एक था आर्टिकल 312, तो न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की जाती है यहाँ पर। ये तो हो गई पहली कैटेगरी स्पेशल मेजॉरिटी की। दूसरी कैटेगरी क्या थी? आर्टिकल 368 के अकॉर्डिंग संविधान संशोधन वाली। तो इसमें एक तो 368 का संविधान संशोधन है, इसके अलावा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और CAG के हटाने के लिए यही मेजॉरिटी चाहिए, और नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल इसी से लगेगा, और राज्य की विधानसभा में विधान परिषद के गठन या समाप्ति का जो प्रस्ताव आएगा वो भी इसी से होगा। तो ये हो गया आपका किसके? 368 जैसा। फिर इसके बाद तीसरा आर्टिकल 61, इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की महाभियोग की प्रक्रिया। यहाँ पर क्या होता है? 2/3 मेजॉरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, कुल संख्या का 2/3 बहुमत चाहिए यहाँ। ठीक है, कुल संख्या का। और चौथी जो कैटेगरी होती है वो स्पेशल मेजॉरिटी तो थी यहाँ पे,
लेकिन इसमें क्या था 50% स्टेट, तो 368 वाला भी और 50% जो स्टेट्स हैं उनका रेटिफिकेशन, मतलब 50% राज्यों की सहमति वाला, ये होता है चौथे प्रकार का। और ये आर्टिकल आपको पता है जीएसटी से संबंधित था। ये कैसे संशोधन होंगे या कैसे बहुमत होंगे, ये तो स्पेशल मेजॉरिटी में भी जो फेडरल फीचर वाले संघीय लक्षण वाले होंगे, जो केंद्र राज्य संबंधों को प्रभावित करेंगे, उससे रिलेटेड होंगे, तो उनको हम इसके अंतर्गत रखते हैं। सिंपल हो गया, कंप्लीट। और पूछिए अगर आपको कहीं कोई डाउट है तो।